कि कोई मुझे बोलेगा कि मुझे रिश्वत चाहिए तो ही ये काम हो पाएगा। तो क्या मेरे दिमाग में 1% ये बात नहीं आएगी कि भाई मेरा काम हो जाए, मुझसे पैसे ले रहा है और अगर मैं दे सकती हूँ तो मैं दे दूंगी। ऑन कैमरा ये बात नहीं बोलनी चाहिए। तो हाँ मैडम ले आए, अब क्या करती, देना पड़ा। मतलब मैं ऑन कैमरा ऐसा तो नहीं किया कि तुम घर से रोटी सब्जी बना के लेके चले गए इसके लिए? उस वक्त में आपके पास में कोई भी चारा नहीं है, सिर्फ आपके सामने टीटी है। इस तरीके से सर्वे नहीं किया गया होगा। इस तरीके से सर्वे नहीं किया गया होगा। सबका पैसा तय है। सवाल ये नहीं है, अधिकारी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना डिपार्टमेंट का नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आपके घर के पुरुष किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे रहे हैं तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको भी उसी पार्टी को वोट देना है। आपको जिसको वोट देने का मन है आप उसको दीजिए। हिंदुस्तान का जो वोटिंग सिस्टम है वो किसी भी राज्य में चले जाए कास्ट प्रधान है, वो जाति प्रधान है। यानी आप अपने देश का भविष्य चुन सकते हैं, लेकिन अपने साथ अपना जीवन भविष्य किसके साथ बिताना चाहते हैं उसका आपको राइट नहीं दिया जा रहा है। जाति, धर्म, लिंग भेद, सिक्योरिटी और सिविक सेंस, इन सभी चीजों पर देश का व्यवहार कैसा है, इस पर इंडिया टुडे का एक सर्वे आया है। नाम दिया गया है जीडीबी सर्वे। आपने जीडीपी सुना होगा, ये जीडीबी सर्वे है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर। हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। इंडिया टुडे ने इस तरह का सर्वे किया और जिसमें जानने की कोशिश की है अलग अलग राज्यों में नागरिक शिष्टाचार को लेकर, सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर, कास्ट को लेकर, भेदभाव को लेकर। और ये सर्वे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, 21 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में ये सर्वे किया गया है। इसमें 98 जिले कवर किए गए हैं और 9188 लोग। इनसे जो बातचीत हुई है, अक्सर आप इस सर्वे में सुनते होंगे कि किस इनकम ग्रुप के लोग क्या सोचते हैं, कैसी राय है। इसमें ये सब कुछ नहीं पूछा गया है। इसमें बस लोगों से ये पूछा गया है कि शालीन व्यवहार, हमदर्दी, नेक नियति उनकी किस तरीके की है, ये तमाम चीजें उनसे पूछी गई हैं। अलग अलग पॉइंट पर ये सर्वे है और इसको लेकर हम अपने न्यूज़ रूम में भी लोगों से बात करेंगे। सर्वे का रिजल्ट भी आपको मिलेगा, इंडिया टुडे मैगजीन में ये सर्वे भी आप देख सकते हैं और इस पर हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। कैसे सवाल हैं, एक दो सवाल मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। जैसे सवाल ये था कि पुरुष और महिला अगर अलग अलग धर्म के हैं और शादी करना चाहते हैं तो क्या उन्हें इसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो जब जवाब आया तो उसमें 90% चंडीगढ़ के जो उत्तरदाता थे जिन्होंने जवाब दिया, वो विरोध में थे कि अंतर धार्मिक शादियां नहीं होनी चाहिए, जबकि 94% केरल के लोग उन्होंने इसका समर्थन किया है। इसी तरह के और तमाम सवाल हैं। किसी भी सोसाइटी में जैसे नॉनवेज को बैन कर दिया जाता है तो 88% केरल के लोगों ने कहा कि ऐसी पाबंदी का उन्होंने विरोध किया और उत्तराखंड के 75% लोग इस तरह के बंद के समर्थन में थे। ऐसे ही जेंडर पर अगर बात करें तो क्या पति का पत्नी को पीटना तब उचित है जब वो घरेलू मामले में उसके फैसलों पर आपत्ति जताए, तो उत्तराखंड के 98% उत्तरदाता जो हैं इस तरह की घरेलू हिंसा के खिलाफ हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के 31% लोग इसके पक्ष में हैं। ऐसे ही तमाम सवाल हैं। क्या महिलाओं को उसी प्रत्याशी को वोट देना चाहिए जिसको पूरी फैमिली ने दिया। हमारे साथ न्यूज़ रूम में लोग मौजूद हैं, आपसे शुरू करेंगे, क्या कहेंगे। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे है। मैंने भी थोड़ा सर्वे को पढ़ा, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जो बिहेवियरल पैटर्न था उसको लेकर के नॉर्थ और साउथ का जो फ़र्क है वो भी बहुत ही अलग से विजुअल है, वो समझ में आता है। जैसे आप बता रहे थे कि एक कौन सा डाटा था जिसमें केरल नंबर 1 पे और उत्तर प्रदेश नंबर 22वें पे है जी। ओवरऑल जब डेटा आया तो उसमें कि किस तरीके से वो एक अलग स्पेसिफिक सवाल है उसमें। मैं सवाल याद नहीं आ रहा है कि ज़्यादातर खुश लोग कैसे हैं, खुश मिजाज लोग किधर हैं, ज़्यादा एक दूसरे से अपनत्व और सम्मान देने की जो भावना का है वो उसमें नंबर 1 पे केरल था। और भी इसी तरीके का सवाल है उत्तराखंड में जो महिलाओं को लेकर के था सवाल। तो बहुत ही अलग तरीके का सर्वे, इस तरीके का सर्वे अभी तक मैंने नहीं देखा है। मतलब है तो इसमें बहुत सारी ज़मीन पे चीज़ों की बदलाव की ज़रूरी है कि भाई जैसे इसमें है कि आप क्या कूड़ा देखते हो, डस्टबिन देखते हो तो आप जाते हो वहाँ पे फेंकने के लिए डस्टबिन। मुझे लगता है कि बीते कुछ सालों में थोड़ा बदलाव तो आया है लोगों की सोच में, और इसका मैं बहुत ही ईमानदारी से बोलूँ तो इसका प्रधानमंत्री ने जो ये स्वच्छता शुरू किया, स्वच्छता अभियान शुरू किया, उसका भी बहुत असर रहा लोगों का कि इसे गाड़ी में अगर वो कुछ खा के फेंकने वाले हैं तो वो नहीं फेंकते हैं, वो रख लेते हैं। तो एक मानसिक तौर पे बदलाव तो आया और ये बदलाव हो सकता है धीरे धीरे और बदलाव देखने को मिले। हाँ, एक सवाल, मैं सर्वे लेके ही बैठा हूं तो इस पे आप सबका मैं जवाब जानना चाहूंगा। सर्वे में एक सवाल था, बेसिकली ये सिविक सेंस पे था। इसमें पूछा गया
अपना काम करवाने के लिए कभी कभी क्या रिश्वत देना जरूरी है? पहले मैं आप लोगों के जवाब जानूंगा, फिर मैं बताऊंगा इसका रिजल्ट क्या है, किस स्टेट के लोग, कितना % लोग रिश्वत देने को तैयार हैं और कितने लोग इसके विरोध में हैं। सरवत जी सबसे पहले। मैं यूपी से आती हूँ तो आपको बताइए मेरा जवाब क्या होगा। एक बहुत ही आइडियलिस्टिक बात मैं अगर बोलूँ कि नहीं देना चाहिए और रिश्वत लेना देना दोनों गलत है और कानूनी जुर्म है, पर जो ग्राउंड रियलिटी है, और मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से हूं तो मैं ये बता सकती हूँ कि बिल्कुल भी जो ग्राउंड रियलिटी है उससे बहुत ही उलट है। ऐसा नहीं है। आप चाहते हैं आपका काम हो जाए जैसे तैसे, आप थक जाते हैं चक्कर काट काट के सरकारी दफ्तरों के, अर्जियां लिख लिख के। इनफैक्ट अभी बस कुछ दिन पहले की बात है, मैंने ये सब झेला है, वो भी इतनी छोटी सी चीज़ पे कि हमारे घर के पीछे एक पेड़ है जामुन का, बहुत साल पुराना, और वो पूरी तरीके से उसमें इन्फेस्टेशन हो चुका है, वो बहुत इन्फेक्ट हो चुका है, उससे लाखों की तादाद में कीड़े हमारे घर में, जो अगल बगल के घर हैं वहाँ पे आ रहे हैं, लाखों की तादाद में कीड़े आ रहे हैं। हम सोचिए वो काट लें वहाँ, किसी को कोई बीमारी हो जाए, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? पर वहाँ छिड़काव करवाने के लिए मैं थक गई हूँ, अर्जियाँ लिख लिख के नगर निगम और जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं सब जगह कॉल कर करके मैं थक गई हूँ। तो अब अगर ये सिचुएशन आती है कि कोई मुझे बोलेगा कि मुझे रिश्वत चाहिए तो ही ये काम हो पाएगा, तो क्या मेरे दिमाग में 1% ये बात नहीं आएगी कि भाई मेरा काम हो जाए, ये मुझसे पैसे ले रहा है और अगर मैं दे सकती हूँ तो मैं दे दूंगी? ऑन कैमरा ये बात नहीं बोलनी चाहिए, पर बहुत सारे लोग मुझसे भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में होते हैं। ये तो चलो एक ऐसी चीज है जो कि आज नहीं तो कल निपट जाएगी, और कभी कभी अर्जेंसी भी होती है बहुत काम की। एग्जैक्टली वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, कोई अर्जेंट सिचुएशन है, और अगर आपके पास पैसा है और सामने वाला आपका काम नहीं कर रहा और आप थक गए हैं सही चैनल्स के थ्रू जा जा करके, इंसान क्या करेगा फिर? अच्छा, एक सवाल आपसे भी जानूंगा, आप भी किस राज्य से हैं और आपका जवाब इस पर क्या है? मैं यूपी से हूँ, और जैसा उन्होंने कहा कि हम बहुत बार ऐसे कामों में फंस जाते हैं कि हमें, और हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें रिश्वत देनी पड़े, इस सिचुएशन में फंस जाते हैं। मुझे इससे एक वाकया याद आया, वो यूपी का नहीं है, ये है हैदराबाद का। जब मेरी सिस्टर का पासपोर्ट आया था तो वो पासपोर्ट रिसीव करने के लिए जाना था, और हाँ, तो वो जब देने के लिए आए डाकिया, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ दीजिए तो सही, खाना पीना। मैंने कहा क्या खाना पीना देना, दो मुझे, मतलब मुझे रिसीव करना है बस। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वरना हम वापस लेके जा रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, वो वापस लेके चले गए। और उस टाइम पे मेरी सिस्टर को अर्जेंसी थी क्योंकि उसने जॉब ज्वाइन की थी, तो उसको पासपोर्ट चाहिए था। तो जब मैंने मेरी सिस्टर को कॉल किया, मैंने कहा वो खाना पीना मांग रहे हैं, तो वो वर्ड उन्होंने यही यूज़ किया था, खाना पीना दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि यार दे देती, क्या जा रहा था तेरा, दिया क्यों नहीं? तो वो एक गुस्सा उसके अंदर आया कि कल जाना वापस और दे के और फिर ले आना। तो मैं पासपोर्ट ऑफिस गई हूँ अगले दिन, तो जो भेजने के लिए आता था वहाँ पे शख्स, उसके पास में गई, तो उसने बोला हाँ मैडम ले आए। अब क्या करती, देना पड़ा। मतलब मैं ऑन कैमरा, ऐसा तो नहीं किया कि तुम घर से रोटी सब्जी बना के लेके चली गई उसके लिए कि खाना पीना मांगा था, जो ये छे करके जो लेकर के खाना पीना। इसका एक तात्कालिक उदाहरण मेरे पास अभी है। 31 मार्च तक स्टेट बताइएगा पहले, मैं यूपी से हूँ, यूपी ईस्ट। तो किसान सम्मान निधि भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है, तो उसमें मतलब 31 मार्च तक लास्ट डेट है। कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिसमें खाता और खतौनी ऐड हो रही है उसमें। तो उसमें काफ़ी दिनों से मेरे पिताजी परेशान थे, क्योंकि ये यहाँ पे हैं और वहाँ पे ही सिर्फ ज़िले में ही हो रहा है वो। तो उसमें ये कहा जा रहा था कि इनके नाम में एक में उमा शंकर एक जगह है और एक में उमा शंकर अलग अलग है, तो इसकी वजह से वो मैच नहीं हो रहा है डेटा, तो इसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं होगा तो नहीं होगा, अगली बार करवा लेंगे, कभी फिर आएगा योजना, फिर आ जाएगी। तो आज मुझे फ़ोन पापा करके कह रहे हैं, मतलब ऐसे अंदाज में, गर्व के अंदाज में, कि चाचा ने 200 रुपये दिया, हो गया। हो गया, पापा का बन के आ गया, उन्होंने भेज दिया। ये कमेंट मिलता है कि ऐसे कोई भी काम होता है और हम लोग ऐसे वहाँ रोल मॉडल बन के जाते हैं कि हम तो एक पैसा नहीं देंगे और ये काम होके रहेगा, लेकिन वो हम काम सीधे रास्ते से करवा ही नहीं पाते, और कोई दूसरा शख्स आता है, वो 100 रुपए 200 रुपए, कई बार तो 20 रुपए में बिक जाता है ईमान, और उसके बाद 20 रुपए में काम खत्म। एक वो रील वायरल होती है कि वो बाइक वाला बहुत तेजी से भागता है और एकदम से गाड़ी जंप करके भागता है और पुलिस वाला पीछे से दौड़ता है। बताओ यार, 100-200 के चक्कर में मर जाएगा। कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये खेती खतौनी से उत्तर प्रदेश, और खेती खतौनी से हमें एक घटना याद आ गई। मतलब वो इसी
आगे राजस्थान, हाँ बताइए। ये जब इन्होंने किसानों का जिक्र किया, खेती खतौनी का जिक्र किया, तो वो तो काम शायद बिना पैसा दिए करवाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हमारा भी थोड़ा खेत कट चुका है चकबंदी में, क्योंकि हम वहाँ थे नहीं, तो भाई पैसा ऐसा दे नहीं पाए। सुना रहे हैं आप तो। हमारा भाई कट गया और ये दर्द निकल क्या रहा है। उसी समय की बात है, एक बहुत ही दुखद घटना हमारे पड़ोस में ही हुई थी, कई साल हो गए इसे। एक किसान था, उसका बेटा यहाँ जो है दिल्ली में रिक्शा चलाता था। 6-7 बच्चों का परिवार था, 6-7 लोगों का परिवार था, उसके 4-5 बच्चे भी थे। वो इतना गरीब था कि उससे चकबंदी के दौरान अधिकारी ने कहा कि तुम्हारा जो 6 बीघा का खेत है, इसके 4 टुकड़े करेंगे, एक उधर डालेंगे गांव के, एक उधर डालेंगे, ठीक है, और तुम परेशान रहोगे, नहीं तो हमें पैसा दो। वो पैसा दे नहीं पाया, तो उसने क्या किया, बचाने के लिए अपने खेत पे गया और नीम के पेड़ में। अब वो उपाय था उसका कि अगर हम ये कर लेंगे तो ये जो अधिकारी महोदय हैं, ये खेत के 4 टुकड़े नहीं कर पाएंगे, हमारे आगे के लोगों को, बच्चों को हमारे पूरा खेत मिल जाएगा 6 बीघा का। सर इधर आओ, राजस्थान उत्तर प्रदेश का बहुत हुआ। मैं अब सिचुएशन देके पूछता हूँ, तुम अक्सर आते रहते हो भरतपुर प्रांत से, और अचानक से तुम आ रहे हो, ट्रेन में आ रहे हो और तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं है, और ऐसे में क्या तुम टीटी को घूस, शब्द पे जाइएगा, घूस देकर 100, 200, 500 देकर और आना पसंद करेंगे, या टिकट लेके जनरल में बैठकर यात्रा करना पसंद करेंगे? नहीं, एक तो मतलब मेरी परिस्थिति में बहुत सारी सर्कमस्टेंशियल चीजें भी हैं। एक है ना, एक भरतपुर से दिल्ली की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, तो अगर मैं जनरल में भी चला जाता हूँ, मान लीजिए रात का भी वक्त, दूरी बढ़ा दीजिए है ना, मैं वर्स्ट सिचुएशन भी कर रहा हूँ, तो ये एक बता रहा हूँ। नहीं, आप होली के समय पे रहे और वहां पैसे देकर सीट मिल जा रही है और जनरल में बहुत भीड़ है, घुस नहीं पा रहे हैं आप। मतलब आपके अनुभव में थोड़ा और इजाफा मैं करूं, करिए। सिर्फ करप्शन से ही नहीं, आप अगर वो वैलिड टिकट भी ले उससे टीटी से बनवा करके, तो भी आपको सीट मिल जाती है, चाहे जनरल की हो, जो 3rd AC, 1st AC, 2nd AC, स्लीपर, कहीं पे भी। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सीट नहीं है, बात को समझो। बात ये है कि एक तरीका होता है जैसे टिकट लेने का, कि आप वैलिड टिकट बनाओ, आप काउंटर टिकट नहीं लिया, आपने टीटी टिकट बनाया और टिकट मिल रहा 1500 रुपए का, ज्यादा पैसे लगे, 1500 का आपको टिकट मिल जा रहा है। आपने तो उससे दोस्ती कर ली, भाई साहब हम हूँ भरतपुर के, यहीं बिन्ने के हैं, और उसको जो है 500 दे दिया तो आपको बैठा के लिया है। तो वो इस सिचुएशन में कि आप व्यक्तिगत तौर पे जो इंसान है वो 1500 रुपए दे करके प्रॉपर टिकट बनवा के आएगा, या फिर 500 रुपए दे करके कि अपनी रिश्तेदारी बता के आएगा, वो सवाल है उसका। और गाड़ी वाला तो उन्हें पूछा नहीं, क्योंकि तुम्हें चलानी नहीं आती, कि बिना हेलमेट के जा रहे हो, चलानी नहीं आती, नहीं, सवाल स्कूटी बनता आती ही है। ठीक है, तो दो लोग निकल नहीं मान रहे क्या? ये गाड़ी नहीं होती है, स्कूटी होती है। ये आप लोगों ने जो अपनी सुविधा अनुसार है, वैसे भी स्कूटी तो एक अलग ब्रांड। तो महिलाएं जो इतनी स्कूटी चलाती हैं, वो गाड़ी नहीं होती, स्कूटी है, मोटरसाइकिल होती है, 2 व्हीलर। ये बहस भ्रष्टाचार से उतर जा रही है। अच्छा चलिए उस पर लौटते हैं आप वापस। बताओ 1500 या 500? मतलब देखिए, ये जो सरोज वाली बात थी ना, कि थॉट तो एक बार दिमाग में आएगा, पर मैं इंश्योर करूंगा कि किसी भी तरह से वो लीगल तरीके से वो सीट का एक्स्ट्रा पैसा, जिसमें मैंने कई बार दिया है, मतलब तो मैं रोडवेज से आता हूँ, इसलिए बहुत सुविधा भी रहती है, आराम से पलवल होटल से। प्राप्त पत्रकार है ना, ये अपना वो वाला कार्ड दिखाए, फ्री में बैठ के आ ये जाता है। सच्चाई बताना नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ऐसी सिचुएशन में ये भी दिमाग में तो आएगा, सुनिए, सिचुएशन, एक और सिचुएशन, मंथ एंड भी है। अब मैं जवाब दे देती हूँ। मैं इसमें 2 बातें हैं। एक ये कि दिमाग में आएगा, मतलब नहीं कि आप दे रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे लैपटॉप अपने बॉस, अगले दिन आपको ऑफिस पहुंचना है, बहुत जरूरी है, और उस वक्त में आपके पास में कोई भी चारा नहीं है, सिर्फ आपके सामने टीटी। इस तरीके से सर्वे नहीं किया गया होगा, इस तरीके से सर्वे नहीं किया गया होगा, सर्वे वाले हाथ जोड़ मैं कह रहा हूँ कि सारे उत्तर प्रदेश वाले घेर करके, ये सारे यूपी वाले घेर करके बेचारे एक राजस्थान वाले से, जिसको राजस्थान के लोग राजस्थान का नहीं मान रहे, उससे सवाल पूछ रहे हैं। मैं यूपी से जुड़ा हुआ है जी, यूपी से, यूपी की बात चल रही थी अभी, ठीक है, और आज यूपी से एक खबर भी, मतलब कल आई थी, एक वहाँ के डीएम साहब थे पहले, और अभी इन्वेस्ट यूपी के हेड थे, ठीक। तो एक मामला था ये कि वहाँ डिफेंस कॉरिडोर को लेके जो बिहार के लोग जा नहीं रहे हैं, बिहार के लोग भी शामिल होंगे इसमें। देखिए क्या है ना कि इन्वेस्टर समिट में IAS अभिषेक को सस्पेंड किया गया है। उसको तो मैं किनारे कर देता हूँ, चलो ठीक है। मैं शुरू करता हूँ ये कि देखिए, कोई भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, हर राज्य में इन्वेस्टर समिट होती है,
सिंगल विंडो करते हैं, लेकिन जब कोई फैक्ट्री लगाने जाता है, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त ने अभी पानी बोतल लखनऊ में, हाँ, पानी का क्या सही पकड़ा है, क्या गेस वर्क है मेरा, वाह। वहाँ जो है वो बता रहा है, मेरी अक्सर बात होती है और काफ़ी सालों से मेरा दोस्त है, उसने बताया कि मैंने कम से कम 2 दर्जन एक तो लगते हैं उसके जो एनओसीज होती हैं, और 2 दर्जन एनओसीज में मैंने कहा यार तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो बता देना, मैंने बहुत सारे मतलब कई साल वहाँ लखनऊ में काम किया है और कई अधिकारी परिचित भी हैं, हो सकता है मेरे फ़ोन पे वो मान जाए और आपको एनओसी जल्दी मिल जाए। तो बोला भाई अगर उसके चक्कर फंसेंगे तो फिर 5 साल और नहीं लग पाएगी फैक्ट्री। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले कि भाई सबका पैसा तय है, सवाल ये नहीं है, अधिकारी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना डिपार्टमेंट का नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है और इस सच्चाई को जितनी जल्दी जो समझ जाता है वो जल्दी फैक्ट्री लगा लेता, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। ये बात सही बात है। और अभी एक इसमें एडिशनल भ्रष्टाचार हंसी फुल्की बात में जो भ्रष्टाचार बहुत में बड़ी गंभीर बात है होती है, वो बहुत सही बात है। लोग ज्यादातर जो है आखिरकार उनको गांधी जी पे ही भरोसा करना पड़ता और है। सर ये भी बता दूं ताकि है ना, बाद में ट्रोल ना हो, सरकार कोई भी हो जी ठीक है, सरकार का कोई अरे मतलब आप नहीं। ट्रोलिंग से मत डरिए, आप सच कहिए। प्रेमचंद जी ने कहा था, आपने कल देखा ही होगा है ना कि सरकार ने कितना बड़ा एक्शन लिया है यूपी के एक बड़े अधिकारी के मैं खिलाफ। क्या कह रहा हूँ, प्रेमचंद जी ने कहा था कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात ना करोगे, आप ईमान की बात करिए सर। हाँ बस अगला सवाल, डॉक्टर साहब वहाँ खड़ी हैं, उनसे भी तो उनको भी तो बुलाइए। महिलाओं पे आ रहे हैं। इस सवाल का पहले मैं जवाब दे दूं, मैंने सबसे राज्य पूछे और मैं उत्तराखंड से हूं, ठीक है, पहले मैं बता देता हूं। तो जब ये सवाल पूछा गया अपना काम करवाने के लिए कभी कभी रिश्वत देना जरूरी है क्या, तो इसमें उत्तर प्रदेश के 94% लोगों ने कहा कि हम अपने काम को कराने के लिए रिश्वत देने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि तमिलनाडु के 82% लोग इस विचार के खिलाफ हैं। अब आ जाते हैं जरा महिला वाले मुद्दे पर। बिहार इस गिनती में नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक सवाल ये आया, नहीं, बिहार का भी बता दो, पूछ रही थी ना बिहार का। क्या डेटा है उसका? 11वें नंबर पे है, यानी बिहार के लोग भी घूस देने में विश्वास रखते हैं, 70% होगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पंजाब के लोग है। ये जो डेटा है वो ओवरऑल रैंकिंग में नीचे है, लेकिन जब एक एक सवाल की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें ये 94%, ये 61-38 का रेशियो है, ये टॉप 22 है। इस तरह का डेटा है। अभी ये मैगजीन में अभी डेटा सामने आएगा, तो जैसे आप ये देख रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश का डेटा है। ओवरऑल ये बता है कि ये हाँ है ये ना है, और इन लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं। तो अब उसमें भी जो हाँ जिन्होंने कहा उसमें हाँ कहने वाले में 94% उत्तर प्रदेश के थे, और ना कहने वालों में 82% जो है वो तमिलनाडु के थे। अब मैं जेंडर वाले सवाल पे आता हूं। पहला सवाल ये पूछा गया और मैं सबसे न्यूज रूम में पूछ रहा हूं, क्या महिलाओं को उसी प्रत्याशी को वोट देना चाहिए जिसे परिवार के पुरुष सदस्यों ने वोट दिया है? जवाब मैं बाद में बताऊंगा अलग अलग स्टेट के आधार पे। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता भाई, राइट मिला है मुझे, मैं अपनी मर्जी से वोट दूंगी। सिचुएशन भी बताइएगा, ये तो आपका हो गया। हाँ। इर्द गिर्द की जो सिचुएशंस होती है ना, आपके गांव मोहल्ले परिवार चाचा चाची इधर उधर, इसमें एक चीज रिलेटेबल है कि कई बार क्या होता है कि फैमिली ग्रुप पे मीम भेजने में और ये सब चीजें करने में कुछ ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ दिखे तो कुछ भेजते समय ये जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो घर में आइडियोलॉजिकल उनकी भावनाएं ना हाथ हो जाए, क्योंकि उसके बाद उस पर एक लंबा विचार विमर्श होता है, फिर ऐसा लगता है गुनाह कर दिया, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। आप जो कह रहे हैं वही ठीक है, बट वोट वाले मामले में वोट दिया कभी? बताओ क्या सोचना है इसमें। नहीं, मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में तो मम्मी और पापा दोनों की ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, लेकिन जो आसपास के इलाके हैं, अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लोग भी हैं जो कि महिलाओं को बोलते हैं कि हम इसको वोट देने जा रहे हैं तो पूरा का पूरा खानदान उसी को वोट देने जाएगा। अगर घर के अंदर 15 सदस्य भी हैं तो 15 वोट इस व्यक्ति के नाम पर जाने चाहिए। लेकिन आप सोच बदली है काफ़ी हद तक, लेकिन अभी भी सोच काफ़ी पीछे है लोगों। डॉक्टर साहब, मैंने एक तो अव्वल नहीं, अगर आपके घर के पुरुष किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उसी पार्टी को वोट देना है। आपको जिसको वोट देने का मन है आप उसको दीजिए, ये संविधान ने आपको हक दिया है। दूसरी चीज़, मैंने तो लखनऊ में ये तक सुना है अपने आसपास कि पुरुष ये कहते थे कि हमारे घर की औरतें वोट ही नहीं करती हैं, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात होगी, और मैं कई परिवारों की बात कर रही हूँ। और ऑब्वियसली जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमारे घर की औरतें वोट ही नहीं देती हैं, तो सोचो वो औरतें कैसे अपने मन से बोल सकती हैं कि नहीं मैं इस
पार्टी को नहीं, इस पार्टी को दूंगी। अगर उनको बोला जाएगा कि चलो और यहाँ पे लगाना है उंगली, अपना अंगूठा लगाना है तो या बटन दबाना है, वो कर देंगी। तो ये अच्छा, मैं तो आमतौर पे इस सवाल का एक बहुत मेरे पास जवाब है कि मैं तो बहुत चुनाव में काफ़ी घूमता रहता हूँ। बहुत सारे ग्रामीण महिलाओं को तो ये भी नहीं पता होता कि कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। उनको ये बताया जाता है कि इसको फलाने को वोट दे देना, ये साइकिल है, ये कमल है, या पंजा है, या हाथी है, उनको बताया जाता है इस तरीके से कि इस सिंबल को दे देना। तो ये अभी भी एक विडंबना है, लेकिन बहुत हद तक अभी बदलाव आया है। मैंने शहरों में ये भी देखा है कि अब तो ऐसी भी बदलाव है कि जहां महिलाएं चाहती हैं वहां पुरुषों को वोट देना पड़ता है। ये बदलाव भी मतलब सही है जो ये उस तरह की योजनाओं एज अ पुरुष आप लोगों से मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर आपकी वाइफ आपको ये कन्विंस करे कि आपको इस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं? मतलब अगर वो हम आप आपस में चर्चा ही करेंगे ना कि भाई इसको वोट दे रहे हैं या उसको वोट दे रहे हैं, तो हाँ ठीक है, चलो ये कैंडिडेट अच्छा है। और ज़्यादातर क्या होता है कि ये देखा जाता है खास करके गांव या शहर के कुछ इलाकों में कि कोई नोन कैंडिडेट है, जानने वाला है कि हाँ ठीक है ये हमारे परिचित में है, हाँ ये हमारे परिचित है कि नहीं। वोट मांगने भी कई लोग आते हैं ना, तो फिर जो अवेयर लोग होते हैं, मैंने उनको देखा है कि वो ये नोटिस करते हैं कि ये हमारे पास आता है कि नहीं आता है। लेकिन जनरली जो हिंदुस्तान का जो वोटिंग सिस्टम है वो किसी भी राज्य में चले जाएं, वो कास्ट प्रधान है, वो जाति प्रधान है, वो बहुत जाति सेंट्रिक होकर के चुनाव चलता है। और ये मतलब किसी भी राज्य पे लागू होता है, मतलब ये गुजरात पे भी लागू होगा, ये राजस्थान पे लागू होगा, मध्य प्रदेश पे लागू होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार तो उसको। लेकिन यहाँ पे उन महिलाओं को सलाम जो अपने पति को बोलती हैं कि हाँ मैंने उसी कैंडिडेट को वोट किया और जाकर नहीं करती हैं। तो ये जो गांव में ना प्रधानपति का कल्चर अभी भी है, शहरों में चीजें बदल रही हैं। अब चूंकि प्रधानपति, अब बताइए पत्नी चुनाव जीतती है जिसके लिए इतना भागीरथ प्रयास किया गया संविधान में, और इसके बावजूद भी आज भी अगर वो प्रधानपति का नाम आता है, आप किसी भी मीटिंग में जाइए रूरल एरियाज में, तो शायद ही प्रधान की पत्नी, मतलब प्रधान जो है स्वयं जो महिला है, वो बहुत रेयर होता है जब वो उसमें हिस्सा लेती। कई बार तो प्रधानपति, अब तो चूंकि ऑब्जेक्शन आने लगा है इसलिए हो रहा है। लेकिन अगला सवाल पे आते हैं, जल्दी जल्दी सवाल कवर कर लेते हैं। ये हाल ही में छत्तीसगढ़ में है, तो इसका मैं रिजल्ट भी बताता हूँ। केरल के 93% जिन्होंने जवाब दिया इस सर्वे में, उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी पसंद से मतदान करें, जबकि उत्तर प्रदेश में 91% लोगों ने कहा कि महिलाओं को परिवार के पुरुष की पसंद के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। ठीक है, और अगला ये सवाल दिखता पे भी आते है। अब सवाल थोड़ा सा ये विविधता और भेदभाव, सामाजिक भेदभाव। सवाल ये था कि पुरुष और महिला अगर अलग अलग धर्म के हैं और शादी करना चाहते हैं तो क्या उन्हें इसकी आजादी होनी चाहिए? जवाब सबसे मतलब बिल्कुल होनी चाहिए। ये हम ऐसे समय में जी रहे हैं, मतलब आप सोचिए कि आप क्या कहते हैं, कोएड स्कूल में पढ़ते हो, आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो, तो मतलब हमने तो अपने बचपन में जाति और धर्म देख के दोस्ती ही नहीं करी। कुल मिला के बात है, तो शादी की अगर बात आएगी और मेरी पसंद कुछ है अगर, तो मैं उसी से ही करना चाहूँगा। क्या आप इस बात को लेकर सहज हैं कि आपके गांव या इलाके में दूसरे धर्म के लोग या परिवार आके रहने लगे? इस पे जवाब दीजिएगा। वो बहुत ज़रूरी जवाब जो पहले वाले सवाल का है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात कही वो सामाजिक स्तर पर जो है, पर कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप 18 बरस के अगर आप हो चुके हैं तो आप अपना विधायक, अपने विधान के निर्माताओं को, सांसदों को, विधायकों को चुन सकते हैं, ठीक है। और फिर वो लेटर स्टेजेस में आपके चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का भी चुनाव करते हैं। तो अगर 18 बरस में आपके पास ये राइट है जहां आप ये तय कर रहे हैं कि आप कौन से लॉ से गवर्न होंगे, आपको किस तरह से आपको शासित किया जाएगा, आपके क्या नियम होंगे समाज में, आपके पास फिर ये राइट किस दुनिया के किस तर्क के आधार पर नहीं होना चाहिए कि आप अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। यानी आप अपने देश का भविष्य चुन सकते हैं, लेकिन अपने साथ अपना जीवन भविष्य किसके साथ बिताना चाहते हैं उसका आपको राइट नहीं दिया जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ही खराब बात है। दूसरी बात जो आपने उसमें कही कि इस सवाल के जवाब में इसका जो नतीजा निकल के आया है, चंडीगढ़ में 90% लोगों ने ये अंतर धार्मिक विवाह के विरोध में है, उनका कहना नहीं होना चाहिए चंडीगढ़ के। और केरल में 94% लोगों ने कहा कि ऐसा होना चाहिए, अंतर धर्म विवाह हो रहा है तो ये होना चाहिए। आप अपने शहर में बस, मेट्रो या लोकल ट्रेन जैसे सार्वजनिक वाहनों में सफर करते हुए सुरक्षित महसूस करते हैं? ये सबके लिए है, महिला और पुरुष, हर वर्ग के लिए ये सवाल है। पहला जवाब आपसे।
बस का मैं बोलूँगी कि मैं बस में बिल्कुल ट्रैवल नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे कभी सेफ़ फ़ील नहीं होता है। ये मेरी निजी राय हो सकता है क्योंकि दिल्ली में तो महिलाएं बहुत आराम से ट्रैवल करती हैं, लेकिन मुझे उतना सेफ़ ट्रैवल करते हुए नहीं फ़ील होता। हालांकि मेट्रो में नॉर्मल कन्वीनियंटली ट्रैवल करती हूँ मेट्रो में। रीज़न उसका एक बहुत बड़ा है क्योंकि जो मेट्रो स्टेशंस हैं वो बहुत सेफ़ फील कराते हैं, नज़दीक हैं, और मॉनिटरिंग वहाँ पे इजीली होती है। आपको इजीली वहाँ से कोई भी, अगर आप किसी मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे हैं, वहाँ से आपको घर जाना है तो आप आसानी से वहाँ से घर जा सकते हैं, तो इसलिए मैं मेट्रो यूज़ करती हूँ। बाकी ट्रेन से मैंने अपने कॉलेज डेज़ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, और ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेन में मैं सेकंड एसी प्रेफर करती थी, थर्ड एसी भी नहीं करती थी, क्योंकि मैंने बहुत बार ये देखा, मैंने अपने साथ खुद एक्सपीरियंस किया है कि कोई सीट पे आके बैठ गया है, फिर आपको उनको हटाना पड़ रहा है, आपको वहाँ पे ना एक जद्दोजहद हो जाती है कि आप वहाँ से हटिए, अपनी ही सीट के लिए आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है, अपनी टिकट दिखा रहे हो। इसीलिए मैं सेकंड एसी प्रेफर करती थी कि वहाँ पे एटलीस्ट कर्टेन होता है और आपको थोड़ी प्राइवेसी मिलती है अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन की जर्नी पे जाना है। तो आज भी बहुत प्रॉब्लम है अगर ट्रैवलिंग की बात की जाए महिलाओं को लेकर। लोग कहते हैं कि इजी हो गया है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। हाँ, फ्लाइट से आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन ट्रेन से, बसेस से प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ से अगर अलीगढ़ भी जा रही हूँ तो मैं कंटिन्यूसली अपने दादा दादी को भी बताती रहती हूँ कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, यहाँ पहुँच गई हूँ, या फिर मेरी ये कोशिश होती है कि मैं नॉर्मल बस में ना जाके एसी बस में जाऊँ जिसमें महिला कंडक्टर होती है, उस बस से ही जाऊँ। ये आज भी है। होली पर मैं घर नहीं गई थी, कारण उसका सबसे बड़ा यही है क्योंकि बस से जाना पड़ता और उसमें मुझे सेफ फील नहीं होता है। चलिए, तो ये इंडिया टुडे ग्रुप ने जीडीबी सर्वे किया है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर पर सर्वे है, और हाउ इंडिया लिव्स इसके साथ किया है। ऐसे ही तमाम और रोचक सर्वे और आपके काम के सर्वे हैं इंडिया टुडे के लेटेस्ट अंक में आपको मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मैगजीन में ये सर्वे रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो बिल्कुल खरीदिए और जानिए आपके शहर का क्या हाल है, आपका प्रदेश इसमें कहां है, कौन से नंबर पर है। और बाकी खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। कैमरे के पीछे हमारे साथी राशिद है, मेरा नाम विकास वर्मा है। शुक्रिया।